हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्याण स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर तीसरा बंधुत्व जाति तथा वर्ग के 8 नंबर वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने 3 नंबर वाले क्वेश्चन और 10 1 नंबर वाले क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिए। वीडियो को शुरू करते। इस वीडियो में मैं 2 से 3 क्वेश्चन करवाऊँगी 8 नंबर वाले, और इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। महाभारत काल में स्त्री तथा पुरुष के संदर्भ में संपत्ति का अधिकार से क्या अभिप्राय है। जो संपत्ति का अधिकार था उससे क्या अभिप्राय निकल के आ रहा है वो बताना है। महाभारत के समय स्त्री और पुरुष संपत्ति पर विभिन्न अधिकार था। ये आप सभी को पता है कि जो पिता का जो ज़मीन जायदाद पे हक होता है वो अपने फिर उसके बेटों पे होता है, उसकी बेटी को नहीं मिलता। वही बताया गया। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद पर माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बांट दिया जाता है, किंतु सबसे बड़े पुत्र को अधिक भाग मिलता है उन सभी से। स्त्री को संपत्ति पर अधिकार प्राप्त नहीं होता। स्त्री को संपत्ति पे अधिकार प्राप्त नहीं होता, परंतु विवाह में मिले उपहार जो स्त्री धन कहलाते हैं, जो विवाह में उपहार मिलते हैं उसे स्त्री धन कहते हैं। इस पर स्त्री का अधिकार होता है। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में ले सकती थी। जैसे कि पिता अपने जायदाद को अपने पुत्रों को देता है, तो माता भी अपने जो उनके पास स्त्री धन जो विवाह के समय मिलता है वो अपने पुत्रों को या अपनी पुत्री को दे सकती है। इस पर उनके पति को अधिकार नहीं होता। मतलब उस ज़मीन पे, उस जायदाद पे या फिर उस सोने चांदी या जो भी है उनके पास, उनका स्त्री धन जो उन्हें विवाह में मिला है उस पे उनके पति का अधिकार नहीं होता था। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति नहीं रख सकती थी। अगर वो सोचे शादी के बाद कि मैं अपने पति से छुपा के संपत्ति खरीद लूँ तो नहीं कर सकती। वो मनुस्मृति के अनुसार उसका विरोध किया गया है। वह स्वयं अपने बहुमूल्य धन को छुपाकर जमा करना भी विरुद्ध है। मतलब वो अपने जो उनका नेकलेस वगैरह हार होता है, धन होता है उनका, वही मूलधन उनका है, तो वो भी वो छुपा के नहीं रख सकती है। उसकी चेतावनी दी गई है मनुस्मृति में। अब पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब आगे हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं आगे। क्या संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था? महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है ये बताना है। महाभारत का एक ही रचयिता हो ऐसा संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि महाभारत को लिखने में लगभग 1000 वर्षों लग गए थे, और आपको भी पता है कि अभी के टाइम पे 60 से 65 साल ज़्यादा से ज़्यादा इंसान जीते हैं, नहीं तो मतलब बहुत कम जो होते हैं वही 80-90 साल जीते हैं। और मान लो उस टाइम पे हम मानते हैं कि कोई इंसान 100 साल जीता था या उससे अधिक जीता था, तो वो 100 साल 150 साल जीता होगा ना, अधिक से अधिक, हम जितना भी अधिक मान लें, उससे ज़्यादा तो कोई नहीं जी सकता था। 1000 वर्षों की बात है, तो कोई एक लिखे ऐसा संभव ही नहीं है, इसलिए उसे असंभव कहा गया। महाभारत की मूल कथा के रचयिता भट्ट सारथी थे, लेकिन बाद में जो ब्राह्मण थे उन्होंने उस पर अपना अधिकार कर लिया था और उसकी फिर से रचना की थी। पहले लिखा था भट्ट सारथी जी ने ही लिखा था, जो एक सूत थे, फिर उनसे ले लिया गया था, और फिर जो ब्राह्मण थे उन्होंने उस पर अपना अधिकार जमा लिया था, फिर उन्होंने उससे दोबारा लिखा था, उसकी रचना की थी। महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ निम्नलिखित कारणों से भी कहा जाता है। कौन कौन से कारण हैं? इसके भी 5-6 पॉइंट्स हैं।
महाभारत की रचना केवल संस्कृत भाषा तक सीमित नहीं रही। इसी के कारण जो अलग अलग भाषाओं में इसे लिखा गया। ये जो आपको ही पता है कि आजकल महाभारत बहुत सारी भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में है, अलग अलग देशों में इसको ट्रांसलेशन करके वो अलग लैंग्वेज में फिर उसे पढ़ा जाता है, वहाँ पे पब्लिश किया जाता है, बेचा जाता है। तो मतलब महाभारत इसलिए उसकी जो रचना है ना, वो हो ही रही है, वो रुकी नहीं है, इसलिए उसको गतिशील कहा गया है। और इसके अनुवाद भी अलग अलग भाषाओं में होते हैं। उनकी जो मतलब कुछ बताया गया उसे भी अलग अलग भाषा में बताया जा रहा है, अनुवाद किया जा रहा है। महाभारत में विभिन्न कहानियाँ भी समाहित की गई, उसमें अलग अलग कहानियाँ बताई गई हैं। इस कहानी को पत्थरों की मूर्तियों तथा चित्रकला द्वारा प्रस्तुत भी किया गया है। अलग अलग चित्रकला द्वारा प्रस्तुत किया गया वो बताया गया है। महाभारत की कथाओं को नाटक, नृत्य और भिन्न अन्य ढंग से प्रस्तुत किया गया है। महाभारत की रचना की लंबे समय तक होती रही। जो महाभारत की रचना है ना, वो बहुत लंबे समय तक होती रही है। इस कारण अलग अलग समय में इसके रचयिता अलग अलग रहे होंगे, ऐसा सब वैज्ञानिक अनुमान ही लगा रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। इस वीडियो में मैं 3 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगी, 6 मिनट की वीडियो है। स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवार में पितृवंशिकता क्यों अनिवार्य रही होगी। पितृवंशिकता ऐसी वंश परंपरा है जो पिता के पुत्र, फिर उसके पौत्र, फिर परपौत्र आदि से चलती है। ये सभी को पता चल गया होगा जब से आपने क्वेश्चन वाली वीडियो देखने चालू की। अगर चैप्टर भी पढ़ा होगा तो उसमें भी काफ़ी बार ये बात बताया गया है। इस परिवारों में पितृवंशिकता निम्नलिखित 2 कारणों से अनिवार्य रही होगी। वो 2 कारण मैं बताती हूँ, इसमें मैंने लिख रखा है। वंश परंपरा को चलाने के लिए अगर आप पेपर में ऐसे पॉइंट्स बना के लिखोगे ना, तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। खासकर हिस्ट्री में मैं आपको जहाँ तक बता दूँ, वैसे तो सभी में ही आप ऐसे पॉइंट्स बना के लिखोगे ना हर सब्जेक्ट में, तो टीचर को अच्छा लगता है और वो नंबर बहुत अच्छे देते हैं। कहीं किसी को 6 मिल रहा है तो तुम्हें 8 भी मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, ऐसा होता है। धर्मसूत्र के अनुसार वंश को पुत्र ही आगे बढ़ाता है, पुत्री नहीं। ये तो अभी तक हमने पढ़ा है, जब तक हमें इतना तो पता चल ही गया है। इसलिए सभी परंपराओं में उत्तम पुत्र की प्राप्ति की कामना की जाती है। आपको भी पता होगा कि सब घर में सारी जो उनकी दादी होती है, मम्मियाँ होती है, पापा होते हैं, तो सब ये सोचते हैं कि सब मतलब एक बेटा तो हो ही जाए और वो भी उत्तम हो, मतलब उनका वंश आगे बढ़े, इसलिए वो ऐसी कामनाएं करते हैं। यह बातें ऋग्वेद के एक मंत्र में स्पष्ट होती है, मतलब वो लिखी गई है ऋग्वेद में, वो बताया जा रहा है। इसमें पुत्री के विवाह के समय पिता कामना करता है। किसके? पुत्री के विवाह के समय पिता कामना करता है कि इंद्र के अनुग्रह से उनकी पुत्री को उत्तम पुत्र की प्राप्ति हो। इसमें पुत्री के बारे में ये बताया गया है कि वो जहाँ जाए, जिस वंश में जाए, वो उनके वंश को आगे बढ़ाए। उत्तराधिकारी, दूसरा पॉइंट है, उत्तराधिकारी संबंधित झगड़ों से बचने के लिए। पहला तो बता दिया था, आगे ये दूसरा है। माता पिता नहीं चाहते कि उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार में संपत्ति के उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा हो।
राजा के परिवार में उत्तराधिकारी के लिए राजगद्दी भी शामिल होती है। ऐसा आपको पता ही होगा कि जिस घर में राजा होता है, मतलब जिसके पिता राजा होते हैं, तो उसमें वो अपने पुत्र को राजा बनाता है, और अगर उसको पुत्र प्राप्त ना हो तो फिर राजा को लेके आगे राजा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा उसको लेके विवाद हो जाता है। इसलिए ऐसा होता है। राजा के मृत्यु के बाद उनके बेटों में राजगद्दी को उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। यही बताया जा रहा है, जो राजा अगर मर जाता है तो उसके बेटे को ही उसकी जो पोजीशन होती है, राजा बना होता है, तो वो पोजीशन उसके पुत्र को मिल जाती है। इस प्रकार माता पिता की मृत्यु के बाद उनके संपत्ति को उनके पुत्रों में बांट दिया जाता है। अतः अधिकतर राजवंश लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व से पितृवंशिकता प्रणाली के अनुसार करते चला आया है। ये कब से चल रहा है? छठी शताब्दी से। हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता है, भेदभाव है। देखा ही इसमें आपने कि लड़कियों को उतना, मतलब लड़कियां भी ज़रूरी है, अगर लड़कियां नहीं होंगी तो उनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा। तो मैं आप लोग को पहले तो कहना चाहूँगी हैप्पी टीचर्स डे। आप सभी को टीचर्स डे की बहुत शुभकामनाएँ। और जो जो ट्वेल्थ में है, मतलब आप सभी ट्वेल्थ में जो आप टीचर बनोगे, आपको एक्सपीरियंस होगा बच्चों को पढ़ाने का, जो टीचर पढ़ाती है कैसे पढ़ाती है। तो आप अच्छे से एक्सपीरियंस लेना और मुझे भी कुछ बताना अपने आगे एक्सपीरियंस के बारे में कि हाँ कैसा लगा आपको पढ़ा के। और थैंक यू सो मच। हैप्पी टीचर्स डे once again, and like, share, subscribe my channel. Thank you so much.